बहुत समय की बात है। एक गांव में एक विधवा माँ शारदा अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। पति के देहांत के बाद वो खुद घर घर जाकर काम करती थी। उससे जो भी कमाई होती उससे वो अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी। उन तीनों बच्चों में जो सबसे बड़ा लड़का था वो शारदा का सौतेला लड़का था। कुछ दिन बीत जाते हैं। शारदा बहुत ही बीमार पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। बेटा अशोक, मेरी बात सुनो बेटा। हाँ माँ, आप बोलिए। मैं आप ही के पास हूँ माँ। बेटा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊंगी। अब तू तो बड़ा है, तू कुछ न कुछ करके अपना पेट भर लेगा बेटा। लेकिन इन 2 छोटे भाइयों का क्या होगा? कैसे जी पाएंगे ये दोनों? मैं तो मरते वक्त भी इनको रोटी नहीं दे सकती। मेरे जाने के बाद क्या होगा बेटा? माँ ऐसा मत बोलो माँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। बेटा अशोक, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम मेरे बाद में भी रवि और किशन का ख्याल रखना बस। माँ ऐसा मत बोलो माँ। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं रवि और किशन को हमेशा गले से लगा कर रखूंगा। माँ, मैं उनकी अपने खुद के बेटों की तरह परवरिश करूंगा। ये मेरा वादा है। बेटा, एक बार शादी और बच्चे होने के बाद भाई भाई को नहीं पहचानता। माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं पूरी जिंदगी अपनी कोई संतान नहीं होने दूंगा। आज से रवि और किशन मेरे बेटे हैं। अशोक की ये बात सुनते ही शारदा को तसल्ली हो जाती है और वो दम छोड़ देती है। किशन, रवि और अशोक रोने लगते हैं। अब सारा क्रियाक्रम करने के बाद अशोक सोच में पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। अशोक एक कपड़े की मिल में काम करने लगता है और वहां से अशोक की बहुत तरक्की होती है। कुछ ही साल बाद अशोक खुद की एक कपड़े की मिल शुरू करता है। कुछ ही दिनों में अशोक की शादी भी हो जाती है। अशोक अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। वो अपने दोनों भाइयों को नए कारोबार शुरू करवा देता है। भैया, आपने हमारे लिए बहुत किया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अरे पगले, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम दोनों मेरी ही जान हो, मेरे बच्चों। अशोक ने ये सब तरक्की अपने मेहनत से और लगन से हासिल की थी और अपने माँ को दिए हुए वादे को सही करने की कोशिश में की थी। उस वक्त अशोक एक मंदिर से एक अनाथ लड़के कृष्णा को घर लेकर आता है। कृष्णा घर का सारा काम करता था और अपने अशोक साहब को वो भगवान की तरह पूजता था। अशोक भी कृष्णा पर अपनी जान छिड़कता था और कृष्णा को अशोक अपना बेटा मानता था। अशोक अब अपने भाइयों की धूमधाम से शादी कर देता है। रवि, किशन, जरा इधर आओ। मेरे बच्चों, अपने कारोबार में हमेशा मेहनत करना और बहुत तरक्की करना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, हम बहुत मेहनत करेंगे। दोनों भाइयों की शादी के बाद रवि और किशन की पत्नियां सुमन और भारती को हमेशा अशोक की पत्नी जानकी से जलन होती थी। दोनों को लगता था कि घर में छोटी से छोटी चीज के लिए उनको जानकी दीदी से पूछना पड़ता है, लेकिन जानकी हमेशा भारती और सुमन का ख्याल रखती थी। वो भी अशोक की तरह उन्हें अपनी बेटियां मानती थी। शाम को जब रवि और किशन घर पर आते हैं तभी भारती और सुमन, अजी सुनते हो, क्या इस घर में सिर्फ जानकी दीदी की चलेगी? हमें ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहिए या हमारे साथ। आपको आज फैसला लेना ही पड़ेगा। ये सारी बातें कृष्णा सुन लेता है और अशोक को फोन पर बता देता है। किशन और रवि अब दोनों अशोक के आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही अशोक घर आता है, देखो भैया, आज से हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम अब नए घर में जाने की सोच रहे हैं। हमें हमारा हिस्सा दे दो। अरे पगलो, यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ जाओगे? ये सब मैंने किसके लिए किया है? ये सब तुम्हारा ही तो है। इस जायदाद का मैं क्या करूंगा? मुझे तो बस तुम लोगों की खुशी चाहिए। जानकी, जरा इधर आओ। घर की तिजोरी की चाबियां मुझे दे दो। जानकी चाबियां अशोक को दे देती है और वो चाबियां सुमन और भारती को देता है। देखो बेटियों, संभालो अपने घर को। ये आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा है।
ऐसा कहकर अशोक और जानकी अपने रूम में चले जाते हैं। तभी जानकी अशोक से कहती है, ये सब तो उन्हें ही देना था, लेकिन आपने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ तो अपने खुद के पास रखते। अरे जानकी, रवि और किशन मेरे बेटे जैसे हैं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब वो भी बड़े हो गए हैं, आज नहीं तो कल तो संभालना है, तो आज से ही सही। अब हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे, लेकिन अचानक अशोक के मिल में आग लग जाती है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। रवि, किशन, आग लगने की वजह से इनकम नहीं हो रही है। मैंने कुछ लोन लिए थे, वो मुझे चुकाने हैं। वो लोन तुम चुका देना, बाद में हम उसे संभाल लेंगे। ठीक है भैया। सब खाना खाते हैं और सोने अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी सुमन और भारती किशन और रवि से कहती है, तुम दोनों के पास क्या बहुत ज्यादा पैसा हो गया है क्या? अशोक भैया और जानकी भाभी की तो कोई संतान भी नहीं है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है लोन वोन चुकाने की, वो अपना खुद का देख लेंगे। ये सारी बातें अशोक और जानकी सुन लेते हैं। उनकी मिल को बैंक नीलाम कर देती है। सुमन और भारती कृष्णा पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर देती हैं। जानकी ये सब सह नहीं पाती और चल बसती है। जानकी के जाने के बाद अशोक अपना होश खो बैठता है। रवि और किशन भी अपने भाई को घर से निकाल देते हैं। अशोक बेचारा कभी किसी मंदिर या कहीं पे भी जाकर अपना पेट भरता है, जो मिले उसे खाकर अपना दिन निकालता है। इधर कृष्णा मुंबई जाकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। कृष्णा अब 4-5 कंपनियों का मालिक बन गया था। एक दिन कृष्णा अशोक साहब के गांव उनसे मिलने आता है। मिलने से पहले वो वहीं मंदिर दान करने जाता है, जहां से अशोक साहब ने कृष्णा को उठाकर घर ले गए थे। जब कृष्णा अपने साहब को भिखारियों और अनाथों के बीच बैठा देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है। कृष्णा उन्हें देखकर उनके पैरों में पड़ जाता है और रोने लगता है। मेरे भगवान हो आप, और आप इतना बुरा वक्त होते हुए भी आपने अपने बेटे को एक बार भी याद नहीं किया। क्या आपको अपने इस कृष्णा पर इतना भी भरोसा नहीं था? साहब, मेरी भाभी माँ कहाँ है? हमारी भाभी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है कृष्णा। अशोक कृष्णा को सब आप बीती बताता है। कृष्णा अपने साहब को उनका हक देने का ठान लेता है और रवि किशन की कंपनी के सारे शेयर खरीद लेता है और अशोक साहब को फिर से सारी कंपनी में मालिक बना देता है। ये बात रवि और किशन को समझ आ जाती है। उनको उनके किए पर पछतावा होता है। वो माफी मांगने अशोक भैया के यहाँ जाते हैं। भैया, हमें माफ कर दो। हमसे गलती हो गई। हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो बड़े भाई बाप की तरह अपना खून पसीना एक करके अपने छोटे भाइयों को अपने बेटे की तरह संभालता है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने छोड़ दिया जाता है। और बात सीधी है कृष्णा, आज ये बुरे वक्त में मेरे पास माफी मांगने आए हैं, और जब फिर से इनका अच्छा वक्त आएगा तो इस बात की क्या गारंटी है इनके रंग नहीं बदलेंगे। अशोक को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद था। अशोक उन्हें फिर से उनकी कंपनी के शेयर वापस देता है और कृष्णा के साथ रहने लगता है। रवि और किशन शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ